नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जी हां, सबसे बड़े इंटरव्यू पर सबसे बड़ी बहस। 2019 के महाभारत के पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। 11 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, लेकिन प्रचार के इस शोर में कई मुद्दे उछले। न्याय से राष्ट्रवाद तक, विकास से पाकिस्तान तक। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की ओर से घोषणा पत्र भी जारी हुए। कई वादे हुए, फिर कई सपने दिखाए गए, लेकिन इन वादों, इन सपनों और मुद्दों पर देश के पीएम क्या राय रखते हैं? देश के अलग अलग मुद्दों पर पीएम की हर बात सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क पर सबसे बड़े इंटरव्यू में सामने आएगी, शाम 7 बजे और रात 10 बजे। लेकिन इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जो अहम बातें कही, कांग्रेस के न्याय से लेकर मायावती के मुस्लिम कार्ड तक, अफस्पा कानून से लेकर राहुल गांधी के 2 जगहों पर चुनाव लड़ने तक, उन बयानों पर, पीएम मोदी की उन बातों पर पहले ही इंटरव्यू से पहले ही सियासी भूचाल आ गया है। तो आज सबसे बड़े इंटरव्यू पर सबसे बड़ी बहस, और आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी एमएलसी। प्रेमचंद मिश्रा हैं, कांग्रेस एमएलसी। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं, जेडीयू प्रवक्ता। रांची स्टूडियो से हैं विनोद पांडे, केंद्रीय महासचिव जेएमएम के। सरोज सिंह हैं, जेवीएम के केंद्रीय सचिव। सबसे पहले आप सभी मेहमानों को मैं 1-1 मिनट का समय दूंगा इस इंटरव्यू पर, इस इंटरव्यू की बड़ी बातों पर जो हमने आपको सुनाया अभी, और उसके बाद हम डिबेट ओपन करेंगे। सबसे पहले सवाल रांची स्टूडियो से ही विनोद पांडे जी, जो बड़ी बातें हैं उस बड़ी बात में सबसे बड़ा बयान जो है न्याय को लेकर, कांग्रेस जिसके साथ आप गठबंधन में भी हैं, कांग्रेस कह रही है अब होगा न्याय, पीएम कह रहे हैं तो क्या 60 सालों तक कांग्रेस ने अन्याय किया, यह बात मान रही है कांग्रेस? नहीं सुमित जी, सवाल ये नहीं उठता है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जिन बातों को कांग्रेस के द्वारा कहा गया, उन योजनाओं को अगर प्रधानमंत्री इस नजरिए से देखते हैं तो निश्चित रूप से इस देश के प्रधानमंत्री पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो इंटरव्यू का सार जो आपने दिखाया है और जो बताने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, और निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के सेना के पीछे वो अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। उनको ये बताना चाहिए कि हमने 5 साल में इस देश के जनता के विश्वास को कितना जीता है। ठीक है। इस देश की जनता ने जो हम पर विश्वास किया है उस पर हम कितना खरा उतरे हैं, लेकिन वो बातें वो नहीं बता रहे हैं। मेरी सोच आगे क्या है 5 साल के लिए, ठीक है सर, वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। दोबारा आते हैं, 1 मिनट हो गया सर। सरोज सिंह जी, पार्टी ठीक है, जो एक योजना सामने लाई है जो पूरा देश उसको जी ठीक है। सरोज सिंह जी, ये स्थिति पीएम मोदी का ये कहना कि न्याय की बात अगर आज हो रही है तो इसका मतलब क्या अन्याय हुआ है अब तक, और बाकी मुद्दों पर भी कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां क्या न्याय करेंगी? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि शब्दों से खेलते हैं वो, और शब्दों को इधर से उधर घुमा करके, और 4 साल 5 साल से यही तो कर ही रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है तो उनको अपने घोषणा पत्र में का बात बताना चाहिए, और ठीक कहा विनोद जी ने कि वो 5 साल में क्या किए हैं, क्या करने वाले हैं, वो बताना चाहिए। तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने अन्याय किया है और अब अन्याय करेंगे, शब्दों से खेल रहे हैं। अब कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम निभाएंगे, तो अब तो इसीलिए उन्होंने ये लिखा है कि पिछले घोषणा पत्र में भाजपा ने कुछ निभाया ही नहीं, तो उनको लिखना पड़ा अब घोषणा पत्र में कि हम निभाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं 5 सालों में। तो इस तरह से शब्दों से प्रधानमंत्री खेलते रहते हैं। और अब न्याय, ऐसा नहीं है कि 50 साल 60 सालों में देश में कुछ काम ही नहीं हुआ, और इतना बड़ा देश और इतने बड़े काम हुए, इतने काम हुए, ऐसा नहीं कह सकते आप कि काम नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसे ही करें, ठीक है, जितना होना चाहिए और हो सकता है और हो सकता था, नहीं हुआ होगा। सुनील कुमार सिंह, आपकी प्रतिक्रिया। जी प्रश्न करें सुमित जी।
देश के सबसे बड़े इंटरव्यू पर आपकी प्रतिक्रिया सर। इंटरव्यू में जो बड़ी बातें न्याय को लेकर, मायावती के मुस्लिम कार्ड को लेकर, बेबाकी से पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में अपनी बात रखी। खासतौर पर न्याय, कोई पार्टी घोषणा पत्र निकालती है, न्याय होगा कांग्रेस अगर कहती है, तो क्या हम मान लें कि जो पीएम कह रहे हैं कि 60 सालों में कांग्रेस इसका मतलब अन्याय की है? सुमित जी, जो प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू के जो आपने अंश दिखाए, उसमें तो प्रधानमंत्री जी का जो उनके वक्तव्य थे, उनकी जो गंभीरता थी, एक स्टेट्समैन की तरह, एक महामानव की तरह थी। और निश्चित ही हर बात पे उन्होंने बेबाक टिप्पणियां की, बेबाक राय दी, और कहीं कि इसमें सब जगह सही राय दी। अब कांग्रेस के बारे में आप कहें तो कांग्रेस पार्टी को ये न्याय योजना की सूझी, ये ठीक है। इसके लिए उनको जो प्रैक्टिकली कैसे संभव होगा, उसके बजटिंग क्या होंगे, उसके कैसे आएंगे और कैसे जाएंगे बजट का प्रपोजल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बस एक करना था, एक कर दिया, बोल दिया। और इस तरह न्याय का जो अगर दिया तो सवाल तो उठेंगे कि जब इसको आप अपनी न्याय योजना की बात करते हैं तो ज़्यादातर समय आप ही रहे हैं, तो अन्याय किसने किया जनता पर? तो ज़्यादा समय आप ही रहे तो आप ही किया। ये तो कोरोलरी है, एक तो चुनाव में चलते रहते हैं ऐसे तंज। लेकिन इसके साथ ही अन्य जो मुद्दों पर प्रधानमंत्री की जो बेबाक टिप्पणी है, कुछ मुद्दे पर ठीक है, उनकी जो राय है, जदयू की राय उसकी इतर हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां थी वो एक स्टेट्समैन की। मैं उस पर भी आता हूं बारी बारी से। न्याय को लेकर पहले बात कर लेते हैं। प्रेमचंद मिश्रा जी, न्याय होगा तो इसका मतलब अब तक आपने अन्याय किया। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी एक व्यक्तिगत समझ हो सकती है कि उन्होंने इसको इस ढंग से व्याख्या किया। मैं समझता हूं जो उनकी सोच है ना, प्रो पुअर तो काम किया नहीं किया भाई जीवन में, काम तो पूंजीपतियों का किया है, पिछले 5 साल में भी और उससे पहले भी। तो गरीबों के लिए अगर कोई अच्छी योजना आ रही है, अगर इस पर भी प्रधानमंत्री को ऐतराज है, उसके नाम को लेकर ऐतराज है, वो सिर्फ इतना बता दें कि गरीबों को जिनके पास खाने पीने का अभी भी नहीं है, उन परिवारों को अगर हम 72,000 रुपये साल में देने का वचन देते हैं तो बीजेपी को इसमें क्या परेशानी है भाई? आपने 3 लाख से अधिक करोड़, 3,17,000 करोड़ रुपए पूंजीपतियों के माफ कर दिए। जब गरीबों और किसानों को देने की बात होती है तो आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, इनके बार आपका ध्यान नहीं जाता है। तो न्याय, जिनके साथ न्याय होना चाहिए उनके साथ इन 5 वर्षों में न्याय नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए हम न्याय नाम से उन अभावग्रस्त लोगों को 2 टाइम खाने को सुनिश्चित करें, परिवार को, जिन्हें साल में 72,000 रुपए हम देंगे। ठीक है, नवल किशोर यादव जी। ठीक है जी सुमित जी, पूछा जाए, ये शब्दों का सिर्फ खेल है कि न्याय होगा तो इसका मतलब क्या अन्याय हुआ है, या वाकई एक ऐसी स्कीम कांग्रेस लेकर आई है जिसे लेकर शायद जवाब नहीं है बीजेपी के पास अब? नहीं सुमित जी, ऐसा नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने ही शब्दों के जाल में अपने फंस गए हैं। यह कह रहे हैं कि अब हम न्याय करेंगे। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका मतलब यह होता है कि आज तक वो अन्याय कर रहे थे, और जब नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण हुआ इस देश में, उसके डर से अब वह भी न्याय की बात सोचने लगे। और अभी एक आपके वक्ता कह रहे थे कि 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। उनको यह पता नहीं है कि हर गांव को सड़कों से जोड़ना, हर गांव को बिजली 24 घंटा देना, बिजली से जोड़ना, हर गरीबों के माताओं बहनों को स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठा बचाने के लिए शौचालय से जोड़ना, किसानों के लिए उसका जो फसल योजना है, किसानों को 2,000 रुपया करके 3 बार में 6,000 रुपया मिलना, गरीबों के 5 लाख। ठीक है, तो आप भी अगर आपको लगता है कि आप न्याय कर रहे हैं तो कांग्रेस भी कह रही है न्याय होगा। इसमें हम क्या ये कह लें कि न्याय हम कांग्रेस ने किया है? कांग्रेस डिबेट में डिबेट ओपन करता हूं प्रेमचंद जी और नवल किशोर जी, आप दोनों। देखिए, मेरा क्या मानना है सुमित जी, यह चुनाव मोदी सरकार के 5 साल के कार्यकाल के मूल्यांकन के लिए है। आपने 2014 में जो वादे किए, उन वादों में से कौन कौन से वादे आपने पूरे किए, आपको यह जवाब देना पड़ेगा जनता को। तो वो आप नहीं कह रहे हैं। तो आपने इन 5 सालों में पूंजीपतियों और अपने पूंजीपति मित्रों का बहुत भला किया। उनके आमदनी में बेतहाशा वृद्धि हुई है, चंद पूंजीपतियों के। जवाब दीजिए नवल किशोर जी।
जो गरीब तबका था उसके लिए कुछ नहीं हुआ, तो हम उन गरीबों के लिए योजना लेके आए। हमारी पार्टी गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, किसानों के ही काम करती है। आपको मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी कभी न्याय नहीं करती है। आपको याद होगा कि 77 में जब सरकार बनी हमारी समर्थन से मोरारजी भाई का, तब मंडल कमीशन के कमीशन बहाल हुए। इंदिरा जी 80 में आ गए, उसको रद्दी के टोकरी में फेंक दी। 89 में फिर मेरे समर्थन, मेरे पार्टी के समर्थन से सरकार बनी विश्वनाथ प्रताप सिंह का, मंडल कमीशन लागू हुआ। जितना उसके पहले कर्पूरी जी के समय में 27% रिजर्वेशन। बीजेपी का मंडल कमीशन से क्या लेना देना? अरे क्या बात है, आप गरीबों का न्याय की बात करते हैं। आपने न्याय किया, आपने गरीबों को हाशिया पर रखा, पूंजीपतियों की पार्टी है। हाशिया पर रखा। बीजेपी तो पूंजीपतियों के लिए काम करती रही है। आपने आपके शासन में पूंजीपतियों का इनकम बढ़ा, आपके पूंजीपति मित्र पैसे लेके भाग गए। गरीबों का काम नहीं, आपने कहा काला धन लाएंगे, 100 दिन में काला धन आएगा, 15 लाख देंगे, और यहाँ से 40,000 करोड़ रुपए देश से बाहर चला गया। जीएसटी में मार दिया लोगों को आपने। आपने देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी, सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ऐसे नहीं चलता ना। को भी मरने का वक्त आया था सुमित जी, जब गरीबों के लिए न्याय किसने किया? गरीबों के लिए न्याय किसने किया? या फिर न्याय किसने नहीं किया? किसको मारा? हम ये माने, नोटबंदी यहाँ में मारा। सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने दावे हैं। लोग नोटबंदी में मारे गए, वो गरीब थे। सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है, नहीं, जवाब देना। डॉक्टर सुनील जी, न्याय फिर किसने किया? आपको जवाब देना होगा कि वो मरते वक्त कहते नोटबंदी में जो 130 लोगों की जान गई, वो 130 कौन थे? वो गरीब थे या पूंजीपति थे? मृत्यु नहीं होगी। प्रेमचंद जी, मुझे लगता है कि आप दोनों के अपने अपने दावे हैं, बीजेपी के भी कांग्रेस के भी। दोनों अगर कहते हैं, दोनों पार्टी के नेता अगर, एक सेकंड सर, दोनों पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने गरीबों के साथ न्याय किया, तो फिर गरीब गरीब क्यों और होते गए अगर उनके साथ न्याय सबने किया, कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी? डॉक्टर सुनील जी जवाब दीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ भी रहे बिहार में, अब बीजेपी के साथ भी हैं। आपको क्या लगता है सर, न्याय किसने किया है? सुमित जी, जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में बिहार सरकार ने न्याय के साथ विकास कार्यक्रम के साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाए, तो समाज के अंतिम पायदान के बैठे व्यक्ति को मुख्य धारा में आया है। और अगर आप देखेंगे तो ईज ऑफ लिविंग, अगर आप गांव में देखें तो लिविंग कंडीशन, यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी ने न्याय किया है, वो भी बिहार में। बीजेपी कांग्रेस ने सिर्फ न्याय के नाम पर दावा किया है। मैं तो बता रहा हूं ना कि अगर आप देखें ईज ऑफ लिविंग का, जो देखिए आंकड़ों की बाजीगरी में कृपया न जाए। अगर आप देखें कि गरीबों के घर में भी अब खाने का भोजन हर टाइम बनता है, सब्जी बनता है, दाल बनता है, रोटी बनता है। इसके साथ ही वो अधिकार तो हमने दिया हुआ है कि वो अच्छे से भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया है। और गांव का भी देखें आप, सुमित जी, बिजली भोजन का अधिकार कांग्रेस ने दिया है, बच्चों को मुहैया कराया गया। राइट टू फूड कानून के तौर पर देने और अधिकार मिलने में बहुत बड़ा फर्क होता है सर। आज भी करोड़ों लोग खाने का अधिकार सोने को मजबूर होते हैं, एक वक्त की रोटी उन्हें नसीब नहीं होती है। नहीं सुमित जी, नहीं, ये टॉलरेबल नहीं है। सजा करके भूख से लोग मर रहे थे जिनको खाने का नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भोजन का अधिकार दिया, और बिहार वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न का अलॉटमेंट हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड है। क्या बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार ने क्या किया? शौचालय नहीं, ये हमारा काम है, हमने करके दिया है। नहीं, ये कभी राजद के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ, ये तो पलटा पलटी करते रहे। इसलिए तो इनसे पूछा कि इनको ज्यादा अनुभव होगा कांग्रेस ने या बीजेपी ने, किसने न्याय किया? बीजेपी में चले गए, जेएमएम से विनोद पांडे जी। नहीं होता, गरीबों के साथ सर अगर न्याय सबने किया, विश्वसनीयता को खो दिए। ठीक है जी सुमित जी, गरीबों के साथ अगर सबने न्याय किया, सब आप यहां बैठे हुए लोग कहते हैं हमने न्याय किया,
साहब गलतियां गरीब और कांग्रेस गरीब छोड़ क्यों के ना, होते गए? सिर्फ कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने 60 साल तक गरीबों को दूहा है, सुमित जी, डिमोरलाइज किया है, सुमित जी, दंगा कराया है देश में, आते हैं गरीबों सर, की हत्या प्रेमचंद जी कराया है। आते हैं जरा झारखंड का भी रुख कर लेते हैं। वहां भी आदिवासी हैं, वहां भी गरीब हैं, और न जाने कितने परिवार हैं जो शायद बात को रख रहे हैं, अपना दो रोटी के लिए तरसते होंगे। जब आज उनका इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू का जो अंश जो आपने अपने चैनल पर प्रस्तुत किया है, मैं इसी को लेकर के शुरुआत किया था और अभी भी मैं उसी बात पे आता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों ने अपना प्रचंड बहुमत दे करके उनको और उनके सहयोगियों को इस जगह पर बैठाया, और बहुत आशा और उम्मीद थी उन लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन ये जो 5 साल बीते, इन 5 सालों में इस देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने में बहुत दिक्कत हो रही है कि उन्होंने 5 साल तक आखिर क्या किया। सवाल यहां न्याय योजना की नहीं है या अन्याय की नहीं है, सवाल यह है कि आपने इन 5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम किए जिसको कि जनता याद रखी। किशोर यादव बता रहे थे, तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाए थे, बहुत किशोर बड़े यादव बड़े बता रहे वादे किए थे। नहीं, कुछ नहीं बता रहे थे, वो तो सिर्फ वो उन योजनाओं की बात कर रहे थे। अब उनका कहना था कि इस देश में सड़क का जाल बिछाया गया, बिजली गई। तो आप सुमित जी एक बात बता दीजिए कि क्या इस देश में सड़कें नहीं थी? क्या इस देश में लोगों के घर में बिजली नहीं थी? क्या हम लोग टीवी पर बात लेकर अरे नंदकिशोर जी थोड़ा शर्म कीजिए, झूठ इतना ही बोलना जितना कि बर्दाश्त हो पाए। एक परिवार झूठ मत बोलिए, मार्केटिंग मत कीजिए, ऐसे जगह पे रहते हैं। दरअसल चुनाव किसी के इर्द गिर्द घूमता है, सच पता लगाने की कोशिश जनता करती है, लेकिन उससे सच दिखाया नहीं जाता है, ये बताना चाह रहा हूँ कि लगाया जाता है। प्रधानमंत्री इसी झूठ में से सच निकालने की कोशिश हमारी होती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू में सबसे बड़ी बात एक और अहम है, उस पर भी हम एक ब्रेक के उस पार चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात, न्याय होगा तो क्या एक तबके के लिए, एक खास तबके के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए? क्योंकि विपक्षी पार्टी में से एक नेता मायावती ने एक ऐसा बयान दिया जिसे लेकर अब कम से कम चुनाव आयोग भी संज्ञान लेकर देख रहा है कि क्या यह आचार संहिता का उल्लंघन का मामला तो है नहीं, क्योंकि धर्म के आधार पर आप वोट नहीं मांग सकते। मायावती ने सीधे कह दिया मुसलमानों से कि आप उधर मत जाइए, इधर आइए। इस तरह का बयान राजनीति में। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर देश का सबसे बड़ा इंटरव्यू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव, शाम 7 बजे कुछ ही देर बाद ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकेंगे। लेकिन चंद बातें जो इस इंटरव्यू में कही गई उससे सियासत में कम से कम बवाल हो गया है। खासतौर पर मायावती, हाल ही में एक रैली में मायावती ने कहा कि मुसलमान कांग्रेस की झांसी में ना आए, महागठबंधन को वोट दें बीजेपी को हराने के लिए। मुसलमान को खासतौर पर वो संबोधित करती नजर आती है, मुसलमानों को एक तरह से अपने पाले में लाने के लिए उन्हें रिझाती हैं। इस सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा इस इंटरव्यू में, सुनिए। मायावती जी ने ओपनली मुस्लिम्स को मुस्लिम से वोट मांगे, कहा कि सिर्फ गठबंधन को वोट दीजिएगा, वोट बंटना नहीं चाहिए। उसके रहते वो इसी की नजर में भी आ गए। ऐसे बयानों को आप कैसे देखते हैं? लगातार पराजय के कारण हताश हुई मायावती जी इस प्रकार की बात कहे, इसे मैं बहुत स्वाभाविक मानता हूं। मुसलमानों को स्पेशल वोट करने के लिए अपील करे वगैरह, एक तो ये इलेक्शन कमीशन का विषय है किसको करना है, लेकिन मुझे चिंता मायावती की कम है, क्योंकि अब वो डूबती हुई भी नहीं आए, बचने के लिए मुसलमानों को सहारा ढूंढती हो, मैं उनकी मुसीबत समझ सकता हूं। मेरी चिंता देश के सेक्युलर का झंडा लेकर के घूमने वाले 24 घंटे से उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया है। अगर ऐसी बात किसी ने हिंदू समाज के लिए बोल दी होती तो ये कितनी उठापटक करते, कितने अवार्ड वापसी वाले निकल आते, कितने सिग्नेचर वाले निकल आते। ये जमात चुप क्यों है? देश के लिए चिंता का विषय है ये जमात, और आपसे भी मेरा आग्रह है ऐसी जमात को अब एक्सपोज करने की जरूरत है कि इस प्रकार की सिलेक्टिव क्यों है। क्या इससे उनके सेक्युलरिज्म को कोई चोट नहीं पहुंची?
क्या ये उनके सेकुलरिज्म को बढ़ावा देने वाली चीज थी? क्या इनके सेकुलरिज्म को ताकत? इसलिए सबसे बड़ा खतरा ये नकामी लोग हैं ना, उनका है। मायावती की तो मजबूरी है, कैसे भी करके बचना है, तो वोट मांगने के लिए इधर उधर कोशिश करती रहेगी। ये बयान प्रेमचंद मिश्रा जी, आपको ये लगता है कि दरअसल स्थिति ये हो गई कि मायावती वाकई डूबती नैया है, इसलिए इस तरह से वोट की अपील कर रही है, खासतौर पर तब जबकि आपको पता है आचार संहिता के तहत धर्म के आधार पर आप वोट की अपील नहीं कर सकते हैं? चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में दखल देना चाहिए। अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मायावती जी ने कुछ गलत कहा है धार्मिक आधार पे, तो उनको एक्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मायावती जी के बयान कांग्रेस को नहीं लगता है गलत कहा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने, हम क्या बोलते हैं हमारी जिम्मेदारी वहां तक है। हाँ। दूसरे पार्टी के नेता क्या बोलते हैं वो हमारा काम नहीं है। लेकिन उनके बयान से इतना स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में भी जिस वर्ग को लेकर वो चिंतित हैं कि वो वोट कहीं कांग्रेस की न चला जाए, इससे ये झलकता है। ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का चुनाव है, ये सीधे कांग्रेस और बीजेपी के बीच के लड़ाई, मतलब विपक्ष में ही वोट बट जाएगा, परिपक्व है। तो ये तो अल्टीमेट फायदा तो बीजेपी को होगा। देखिए स्वाभाविक है, देखिए सपा बसपा अगर मिलकर लड़ रहे हैं गठबंधन बना के, तो उनको कहीं ना कहीं डर हुआ है, तभी तो उन्होंने खुल के अपील किया है। इसका मतलब वोट शिफ्ट हो रहा है, कांग्रेस की तरफ आ रहा है। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया, हम उस पर अभी नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उससे क्या जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री क्या साबित करना चाहते हैं। आप इसी बिहार में आके बोले थे कि मैं बनिया हूं, मैं अति पिछड़ा वर्ग का हूं, मुजफ्फरपुर की सभा में मोदी जी से किसी ने उनकी जात तो नहीं पूछी थी। तो आप खुद ये काम करते रहे हैं, और अगर ऐसा कोई दूसरा लीडर दूसरे पार्टी का बोला तो आपको क्यों परेशानी हो रही है? और सबसे बड़ी बात, एक बात कह के मैं कंक्लूड करूंगा, ये जो चीजें कही जाती है ना गरीबों के वाली बात, इस लास्ट फेज में हम लोग बात कर रहे थे, अगर कांग्रेस ने आजादी के बाद से आज तक इस देश में प्रगति और विकास नहीं लाया होता, तो हम 60 साल तक बार बार क्यों सत्ता में आते? हम जबरदस्ती सत्ता में थोड़ी आ रहे थे। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप मायावती के बयान में अपने लिए ये तो खोज लिया कि मुस्लिम वोट शिफ्ट होने का डर है और कांग्रेस के पाले में आने का डर है, आपने भी वो ढूंढ लिया। लेकिन उन्होंने सही कहा या गलत, ये आप नहीं तय कर पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। यह लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का चुनाव है। यह चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। जनता इन चीजों को समझ रही है। मायावती ने सही कहा या गलत, वो भाजपा गठबंधन में वोट करेंगे। जिन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं है, मायावती ने सही कहा या गलत, गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी और गठबंधन को वोट करेंगे। मायावती ने सही कहा गलत। तीसरा स्कोप कहां है? तीसरा स्कोप ही नहीं। मायावती ने सही कहा या गलत? अरे ये उनसे पूछिए ना, मोदी जी ने तो कही दिया। हम तो कह रहे हैं, हम समाज के हर वर्ग का वोट आप भी बता दीजिए ना। हम कभी किसी जात धर्म पर वोट नहीं मांगते, तो आप बता दीजिए ना। के कहने से ये गलत है। मायावती जी के बयान से इतना जरूर झलकता है कि वो जो गठबंधन बनाने का उनका उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो रहा है। तो ये यूपी में स्थिति ये है, यूपी में स्थिति ये है कि मायावती और जो अखिलेश यादव, जो एंटी बीजेपी वोट है ना सुमित जी, जो एंटी बीजेपी वोट है ना, वो वोट थोड़ी बर्बाद होगा, वो कांग्रेस के साथ आएगा। ठीक है सर, एंटी बीजेपी एंटी कांग्रेस रखिए, लेकिन मुस्लिम और हिंदू मत कीजिए, है ना। नवल किशोर यादव ऐसा नहीं बोलते, कांग्रेस कभी ऐसा नहीं बोलती, कांग्रेस कभी नहीं बोलती। नहीं, इसी इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि हिंदू आतंकवाद का शब्द कांग्रेस ने गढ़ा। जी नहीं, ये झूठ है। ये आरके सिंह ने गढ़ा। एज ए गृह मंत्री भारत सरकार आरके सिंह ने इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा इस आरके सिंह को मोदी जी ने समझौता ब्लास्ट केस में से बरी होने के बाद अब ये सवाल है कि हिंदू आतंकवाद शब्द क्यों गढ़ा गया। व्यापक बहस की आवश्यकता है। नहीं, ये आरके सिंह बतौर गृह सचिव इन्होंने लिख के रिपोर्ट किया और शिंदे जी ने पार्लियामेंट में बोला। जो तो कांग्रेस ने प्रमोट किया, कांग्रेस ने प्रमोट किया हिंदू आतंकवाद शब्द को। देखिए, मंत्री पार्लियामेंट में क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे ना। जो नवल किशोर यादव जी, नवल किशोर यादव जी, हिंदू मुस्लिम करने की नौबत विपक्ष के सामने क्यों है? सुनिए, नहीं, आप ही से बचा रहे हैं। बीजेपी हम नहीं बचा रहे सर। उस आरके सिंह को आपने मंत्री क्यों बनाया? नवल किशोर यादव जी जवाब दीजिए। मोदी जी ने मंत्री बना के रखा है। जी, क्या बात कर रहे हैं? एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के मंत्री तोताराम हैं। इस देश को
कोई नेतृत्व नहीं चलाता कांग्रेस के राज में, जब कभी भी था वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते। ये बातें सदन में सिर्फ इनके ही मिनिस्टर नहीं थे, सदन में बहुत सारी नहीं मंत्री वही नहीं, डिपार्टमेंट से मंत्री रिव्यू करता है और मंत्री को यह लगता है वही बोलता है। देखिए वो सचिवालय नहीं, वो सचिवालय नहीं है, वो मंत्रालय है। मंत्री का स्वविवेक होता है और मंत्री का विवेक चाहे कि हिंदू आतंकवाद शब्द गलत है तो वो नहीं बोल सकता है, उसका अधिकार है। समझौता जनता के प्रति उत्तरदायी कभी भी नौकरशाह नहीं होते। जनता के प्रति उत्तरदायी वो हमेशा मंत्री बना हुआ होते हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। आरके सिंह पर आप आरके सिंह को बचा रहे हैं क्या? तो शिंदे जी ने बचाना क्या है? चालाकी नहीं चलेगी। और एक बात सुमित जी, इस देश में हिंदू आतंकवाद पूछ रहे थे, बीजेपी ने लाया और बीजेपी ने बोल रहे थे, तो मैं बोल नहीं रहा था सिंह को मंत्री क्यों बनाया? ये चुप नहीं रहेंगे। नहीं, आरके सिंह देखिए एक बात मैं बताता हूँ, एक कहावत है इन लोगों का, कभी कभी अपने वापस में, अभी ना मायावती जी से लड़ाई हो रहा है, आरके सिंह लेकिन ये कहते हैं कि हम लोग महागठबंधन में आरके सिंह मंत्री चार घर के टोला जे कहेला से होला, ये अलग अपना फोफी बजाते हैं, वो अलग फोफी बजाते हैं, लालू यादव अलग बांसुरी बजाते हैं, लालू यादव के लड़के अलग बांसुरी बजाते हैं। और यहाँ बिहार में वोट का आप कह रहे हैं, होर्डिंग सब लगा, खाली नीतीश जी का कह रहे हैं। अच्छा, मुसलमान और हिंदू झारखंड में क्या स्थिति? वोट कहाँ है झारखंड में? वोट कहाँ है? विनोद पांडे जी, ठीक है सर, ठीक है, एक सेकंड मैं आता हूँ। हाँ ठीक है नवल किशोर जी, ऐसा है विनोद पांडे जी, मुस्लिम और हिंदू, क्या ये डूबती नैया का संकेत है कि विपक्ष अब डूबती नैया है, इसलिए मुस्लिमों को और हिंदुओं में आतंकवाद इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल और कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति करनी पड़ रही है? नहीं, सवाल तुष्टीकरण की राजनीति के नहीं है सुमित जी। मायावती जी ने जो बातें कही तो उससे पीछे इस देश के प्रधानमंत्री भी नहीं रहे। अभी आपके चैनल पर जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कर दिया, कोई मुस्लिम की बात कर रहा है, कोई हिंदू की बात कर रहा है। हमको एक बात बताइए कि क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? या जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी जी, मायावती ने सीधे मुसलमानों से वोट की अपील की, क्या आपकी नजर में यह गलत नहीं है? क्या आपकी नजर में यह गलत नहीं है? जाति धर्म और समुदाय के नाम पर अगर देश का प्रधानमंत्री चर्चा करने लगे तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं, ठीक है, चर्चा नहीं सर, ये इंटरव्यू था, चर्चा नहीं, और उसमें सवाल पूछा गया था मायावती के बयान पर, रिएक्शन में उन्होंने ये कहा था चर्चा नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं सर, आपकी नजर में, जेएमएम की नजर में धर्म, समुदाय, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना सही है? नहीं, बिल्कुल इसके नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना जाति चाहिए। धर्म और समुदाय के नाम तो आप मायावती के बयान को गलत बताएंगे ना, लोगों के बीच पहले हैं, वोट मांगते हैं, तो ये गलत है। हम अपनी बात को उनके सामने रखने, अपनी काम को उनके सामने रखें और सवाल ये भी अगर देश का प्रधानमंत्री जाति धर्म और समुदाय के नाम पर, सुमित जी अगर देश का प्रधानमंत्री जाति धर्म और समुदाय के नाम पर लोगों को अगर संबोधित करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर सुनील जी, मैं क्लोज करूंगा लेकिन उससे पहले अब आप पर सवाल। आफ्सपा हटाने की बात इस इंटरव्यू में कही है, हालांकि कुछ देर बाद ये इंटरव्यू पूरा चलेगा। आफ्सपा हटाने को लेकर साफ तौर पर कहा कि मैं हटने नहीं दूंगा, और ये हटाना, कानून हटाना मतलब सेना को आप जो उनका शस्त्र है वो छीन रहे हैं, उन्हें कमजोर कर रहे हैं। जेडीयू क्या राय रखता है? देखिए, पहले तो ये इसके पहले जो बात चल रही थी, मैं बता दूं कि क्यों हताशा में मायावती जी ने सर नहीं उस पर सर मैंने थोड़ा समय कम है इसलिए आप बता दूं अपने पार्टी का स्टैंड, क्योंकि देखिए बोलेंगे पहले 10 सेकंड उस पर। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जिस तरह से नीतीश कुमार जी का मैं एग्जांपल लेता हूं कि उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के बजट इस कदर बढ़ाया, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए रोजगारोन्मुखी ट्रेनिंग दिए गए, छात्रवृत्ति दिए गए, सर बनाए गए। बोल दीजिए जल्दी से डॉक्टर सुनील जी। ठीक है, आप सब जानते हैं। देखिए, किसी भी तरह से किसी भी मामले में चंद वोटों के लिए अगर कोई राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा से कंप्रोमाइज करना चाहती है तो यह निंदनीय है
और अफसा एक बहुत जरूरी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, वो कानून जरूरी है आज के दिन में आतंकवाद से खात्मा लड़ने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। मैं यही क्लोज करूंगा सर, समय कम है, मैं यही क्लोज करूंगा, समय बहुत कम है। कुछ ही देर बाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जिनका वक्त ज्यादा नहीं दे पाए, उनसे माफी भी, लेकिन कुछ देर बाद जस्ट कुछ मिनटों में ही आप देख सकते हैं सबसे बड़े नेटवर्क पर, न्यूज नेटवर्क पर सबसे बड़ा इंटरव्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एडिटर इन चीफ राहुल जोशी की ये पूरी खास बातचीत। नमस्कार।